ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो इनऑर्गेनिक पॉलीमर का जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, बहुत छोटा सा चैप्टर है। उस चैप्टर में पहले अपन ने बात करी थी पॉलीसिलॉक्सेन की। इस टाइप के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर की अपन ने डिस्कशन कर लिया था। जो नेक्स्ट अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका पॉलीसिलेन का, पॉलीसिलेन्स। ये भी आपके एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है और इस इनऑर्गेनिक पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अपन ने पहले ही डिफ़ाइन कर लिया है, तो उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा कि आपने ये जो स्ट्रक्चर देखा था ये आपके पॉलीसिलॉक्सेन्स का था। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपके किसका स्ट्रक्चर है? पॉलीसिलेन का स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पर अपन ने देखा था कि पॉलीसिलेन्स का मतलब क्या है, उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर द पॉलीमर बॉक्स बैकबोन कंटेन ओनली सिलिकॉन एटम। ए सिलिकॉन चेन अलाउज इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। Many uses of polysilane derive from the electron mobility. Most of use electronic industry and photoresistor and to silicon containing materials. तो देखो यहाँ पर अपन एक बेसिक सी पहले बात लेके चलते हैं। अभी मैंने जो आपको पैराग्राफ पढ़ा मैंने, उसका मतलब अभी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर में अपन ने देखा पहला पॉलीमर कौन सा था अपने पास, ये वाला, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉलीमर अपन ने पढ़ा। सेकेंड अपन इस पॉलीमर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये है आपके पॉलीसिलेन्स। थोड़ा सा अपन स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। पॉलीसिलेन में होता क्या है? सेंटर एटम आपको दिख ही रहा है, कौन है? सिलिकॉन। इससे यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या कनेक्टेड है? अल्काइल ग्रुप। नीचे भी क्या कनेक्टेड है? अल्काइल ग्रुप। दो वैलेंसी आपको जो दिख रही है ना, इस वैलेंसी पर भी आपको इसी तरह का एक ग्रुप मिलेगा, इस वैलेंसी पर भी आपको इसी तरह का ग्रुप मिलेगा। मतलब ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं एन नंबर ऑफ की बात अपन ने कर रखी है यहाँ पर, है ना। मतलब इस तरह के जो आपके पास में ये मॉलिक्यूल जो दिख रहा है आपको, इस तरह के कितने एन मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होंगे, कनेक्टेड होंगे और पॉलीमर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। इसको अपन बोलेंगे पॉलीसिलेन इनऑर्गेनिक पॉलीमर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पॉलीसिलेन में होता क्या है, पॉलीसिलेन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते देखो। तो यहाँ पर अगर अपन पॉलीसिलेन की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि पॉलीसिलेन में आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। यहाँ पर एक लाइन आपको ये दिख रही होगी ना, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जो ये पॉलीसिलेन्स पॉलीमर्स होते हैं, इनके अंदर सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन होता है। ज़्यादातर अपन ने ये देखा है मैक्सिमम टाइम जो आपके पास ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर में आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में आपके पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, अपन को सिग्मा का नहीं देखने को मिलता है। पॉलीसिलेन में आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। अब इस डीलोकलाइजेशन की वजह से यही कारण है, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से पॉलीसिलेन्स को बनाया जाता है। इसकी वजह से आपका जो पॉलीसिलेन होता है, जो पॉलीमर होता है, उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, बहुत वाइडली। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। अब इसकी ज़्यादा डिटेलिंग तो अपन को नहीं दे रखी है कि क्या होता है, कैसे होता है, बस मैं इतना बताऊंगा। पॉलीसिलेन का मैक्सिमम यूज़ आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का मेरा मतलब है जैसे ये जो माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट बनाती हैं वो कंपनीज़ जो होती हैं, यहाँ पर जस्ट सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है, वो जो कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो आपका पॉलीसिलेन है उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। देखो प्रिपरेशन में यहाँ पर नीचे मैकेनिज्म भी दे रखा है। सो अपन को इतना डिटेल में जाना नहीं है, आपके सिलेबस में लीक नहीं रखा कि आपको मैकेनिज्म बहुत डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहिए कि क्या मतलब है पॉलीसिलेन का, है ना, क्या मतलब है पॉलीऑक्सिलेन का, उसकी बात करनी है अपन को। तो प्रिपरेशन में इसके जनरल दो मेथड होते हैं। पहले मेथड की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है, देखो, कंडेंसेशन ऑफ डाइक्लोरोसिलेन्स विथ अल्काइल मेटल्स। मतलब है कि आप कंडेंसेशन ऑफ
डाइक्लोरोसिलेंस विथ अल्काइल मेथड अल्काइल मेटल्स। अल्काइल मेटल के साथ आपके पास जो डाइक्लोरोसिलेंस होते हैं उसका क्या करो आप कंडेंसेशन कराओ। ठीक है। सो ये किस तरह से होगा उसकी बात अपन बात करते। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, फर्स्टली अपन यहाँ से चलते हैं। देखो ये स्टेप फर्स्ट। ठीक है। आपको अल्कलाइन मेटल की फॉर्म में कौन दिख रहा है? डेफिनेटली सोडियम दिख रहा होगा आपको अल्कलाइन मेटल की फॉर्म में। ये रहा आपका सोडियम अल्कलाइन मेटल की फॉर्म में है। ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपके डाइक्लोरोसिलेन है ना। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, रिएक्शन हो रही है और आपके यहाँ पर सोडियम के साथ क्लोरीन अटैच हो गया, फिर क्लोरीन का रिमूवल हुआ, उसके बाद आपके इस तरह का एक प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट इसमें चेंज हो सकता है, ये प्रोडक्ट इसमें चेंज हो सकता है, फिर ये प्रोडक्ट इसमें चेंज हुआ, इसकी रिएक्शन इससे और लास्टिंग भी बना। अब मैं इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसकी रिएक्शन पूरी पढ़नी है या फिर आप पूरे इसको अच्छे से रीड करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एक बार आप बेसिक सा देख लेना। बाकी आपके सिलेबस में ऐसा लिख नहीं रखा कि इसकी प्रिपरेशन आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। आप बस आप ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना, कंडेंसेशन ऑफ डाइक्लोरोसिलेंस विथ अल्कलाइन मेथड। अल्कलाइन मेटल्स के साथ डाइक्लोरोसिलेन का कंडेंसेशन करोगे तो आपके फॉर्मेशन होगा किसका, पॉलीसिलेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके जो दे रखा है डिहाइड्रोजिनेटिव कपलिंग ऑफ सिलेंस, डिहाइड्रोजिनेटिव कपलिंग ऑफ सिलेंस। अब इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए भी आप सिर्फ ये रिएक्शन थोड़ी सी ध्यान रखनी है अपन को, ये वाली जो लिख रखी है डिहाइड्रोजिनेटिव कपलिंग ऑफ सिलेन। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर को पहले आप थोड़ा सा देखो। ये स्ट्रक्चर क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा अलग से यहाँ पे बनाता हूँ तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किस तरह से बनेगा। भाई सिलिकॉन तो डेफिनेटली सेंट्रल एटम होने वाला है और दो इससे कौन से आपके अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, है ना। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा कहाँ पे बनाऊँ, 1 मिनट यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा सा इसको। सो ये जो है इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से रहेगा, सिलिकॉन एक आर ऊपर एक आर नीचे, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। मतलब यूँ समझना आप, है ना। सिलिकॉन की 4 वैलेंसी, जिसमें 2 वैलेंसी पर कौन है, अल्काइल ग्रुप, और 2 वैलेंसी पर कौन है, हाइड्रोजन है। तो इस तरह से आपके रहेगा कौन, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपके इसका कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन कराएंगे, है ना, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर में आप क्या ध्यान रखना, देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप इस तरह समझना कि भाई ये आपके पास सिलिकॉन के पास एक आर ऊपर जुड़ा हुआ है, एक आर नीचे जुड़ा हुआ है, और इसकी कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, n यूनिट्स हो जाएंगी, है ना, n नंबर ऑफ n यूनिट्स। और फिर जब लास्ट में आप देखोगे तब आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, है ना। लास्ट में आप देखो तब आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, और इसके n यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से क्या होता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और पॉलीमराइजेशन होकर आपके पॉलीसिलेन का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो आपके पास फर्स्ट मेथड तो ये है कंडेंसेशन ऑफ डाइक्लोरोसिलेन विद अल्कलाइन मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, डिहाइड्रोजनेटिव कपलिंग ऑफ सिलेन। तो इन दो मेथड से आपके सिलेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हो गया, प्रिपरेशन हो गया आपके पॉलीसिलेन की, इस तरह से प्रिपरेशन होती है। आगे अपन बात करते हैं, देखो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि आपके पास जो ये पॉलीसिलेन है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये जितना भी लिख रखा है ऊपर का, ये जो मेटल, ये वाला जितना मेटल लिख रखा है यहाँ पर, ये जो भी लिख रखा है ये सारा मैकेनिज्म है, ये अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि कहीं पे भी अपने मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने की बात नहीं दे रखी। आगे प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके जो पॉलीसिलेन होते हैं इनके अंदर कौन सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा। सिग्मा बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन की वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर बन जाता है। इंपॉर्टेंट पॉलीमर कैसे बनता है, देखो इसी सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे आपके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, उसके बाद कंडक्टिविटी, फोटो कंडक्टिविटी एंड फोटो सेंसिटिविटी, ये सब क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब देखो, अब ये थोड़ा आपको सुन के थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि आपके जो पॉलीसिलेन है ये कॉम्बिनेशन या इस तरह का पॉलीमर कहाँ पे यूज़ हो सकता है, कहाँ पे यूज़ हो सकता है ये। तो कुछ अमाउंट में, कुछ ऐसे मटेरियल में आपके पॉलीसिलेन का यूज़ जो आपके फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, या फिर अपन बात करें इसकी जो सोलर पैनल होते हैं, इनमें भी इसका यूज़ होता है ना।
तो ये बहुत ही यूज़फुल है किसके कारण, इसके कारण सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के। अब यहाँ पे ये जो नीचे ये पूरा लिख रखा है, यहाँ पर ये जो मैटर लिख रखा है इसमें ये एक्सप्लेन कर रखा है कि आपने सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है। तो इसका रीज़न क्या है, देखो अपन सिर्फ रीज़न पे फोकस करेंगे। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन ऑकर्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ द गुड ओवरलैप ऑफ सिलिकॉन बॉन्ड एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन रिलेटेड टू कार्बन। अब आपके पास जो पॉलीसिलिकॉन होता है इसमें ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बॉन्डिंग कौन सी मिलेगी, आपको सिलिकॉन और सिलिकॉन की बॉन्डिंग मिलेगी। तो सिलिकॉन और सिलिकॉन के जो ओवरलैपिंग होती है वो अच्छी होती है। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सिलिकॉन की, बहुत ही कम होती है। इसलिए ये जो इसके बॉन्ड होते हैं सिलिकॉन के, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये क्या कर पाते हैं, ये आपके क्या कर पाते हैं, डीलोकलाइजेशन कर पाते हैं। और इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी आती है, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी, फोटो कंडक्टिविटी, फोटो सेंसिटिविटी, इस तरह की प्रॉपर्टी जनरेट होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इस मैटर से या इससे अपन को कोई मतलब नहीं, वैसे आप इसको समझना चाहो तो जो सिग्मा बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन है वो समझाया है कौन सी थ्योरी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो अपने पढ़ रखी है ना, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक और कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, बैंड थ्योरी, है ना। कंडक्टिव बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्टिव बैंड, इस तरह के बैंड आपने पढ़ रखे हैं। तो बस ये इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, उससे अपन को भी कोई मतलब नहीं है। सो ये आपके हो गया किसकी बात, पॉलीसिलिकॉन की बात होगी। तो पॉलीसिलिकॉन इस तरह से वर्क करता है और इस तरह से। देखो पॉलीसिलिकॉन का सबसे एक और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है पॉलीसिलिकॉन का, वो क्या है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं एक बार। तो उसका होता है फोटो रेजिस्ट में यूज़ होता है ना। पॉलीसिलिकॉन किस में, पॉलीसिलिकॉन किस में यूज़ होता है, फोटो रेजिस्ट में यूज़ होता है। जो फिज़िक्स वाले हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे फोटो रेजिस्ट के बारे में। तो इसमें भी आपकी किसका यूज़ होता है, पॉलीसिलिकॉन का यूज़ होता है। ठीक, तो ये आपकी किसकी बात होगी, जनरल डिस्कशन हो गया पॉलीसिलिकॉन का। देन अपन नेक्स्ट और लास्ट जो आपके पास पॉलीमर है वो है पॉलीफॉस्फोजेंस। नेक्स्ट आपके पास जो पॉलीमर है वो है पॉलीफॉस्फोजेन। ये आपको दे रखा है। देखो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करें थे, इनऑर्गेनिक पॉलीमर में जो लार्जेस्ट क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर है वो कौन सा है आपके पास, पॉलीफॉस्फोजेन। ये आपके पास सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर, या सबसे ज़्यादा जो वाइडली इसके एप्लीकेशन है वो कौन है आपके पास, यही है। आपको इसका स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है। फास्फोरस इनमें सेंटर एटम है, 2 पर फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। 2 वैलेंसी पर आपको एल्किल ग्रुप दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन कनेक्टेड है, लेकिन 2 वैलेंसी वैकेंट है और n मॉलिक्यूल इसके होते हैं, है ना। और यहाँ पे नंबर भी दे रखा है कि जो n है जो आपके पास है ना, तो कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ़ इस तरह से स्ट्रक्चर हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल दिखेंगे आपको 15,000 से भी ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पॉलीफॉस्फोजेन। अब पॉलीफॉस्फोजेन के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं। देखो एक मिनट, सो यहाँ पे लिख रखा है पैराग्राफ में, उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अपन। 1 मिनट। बैकबोन कंप्राइज अल्टरनेट फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम, साइड ग्रुप एल्काइल कैन बी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक। मेथड ऑफ सिंथेसिस अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ साइड ग्रुप। देखो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बैकबोन कंप्राइज, ये जो ग्रुप, ये जो देख रखा है आपको ना, ये जो पैराग्राफ दे रखा है, बैकबोन कंप्राइज अल्टरनेट पी एंड नाइट्रोजन एटम, साइड ग्रुप आर कैन बी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक। देखो यहाँ पे है तो आर दे रखा है ना, आर से जनरली अपन ये समझते हैं, अल्काइल ग्रुप से समझते हैं, पर अपन ने न्यूक्लिक एसिड के केस में भी देखा था इस आर का मतलब ओनली एल्काइल ग्रुप नहीं होता है, इसकी जगह और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो आर आपको दिख रहा है, देखो मेनली तो अभी भी इसको कंसिडर तो क्या करेंगे, अल्काइल ही करेंगे। मतलब आपको जो पॉलीफॉस्फोजिन के जो सबसे ज़्यादा पॉलीमर देखने को मिलेंगे उसके अंदर ये आर की फॉर्म में कौन होगा, अल्काइल ग्रुप्स ही होंगे। बट अगर इसको चाहें तो ये अल्काइल ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मतलब वही अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनोमेटेलिक भी हो सकते हैं, है ना। इस तरह के ग्रुप्स भी हो सकते हैं। और ये सब कुछ डिपेंड करता है, या ये जो जितना भी मॉडिफिकेशन है ये मेथड ऑफ सिंथेसिस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो।
तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है किसके में, फॉस्फोजिन के केस में। देखो यहाँ पर बहुत सारी वेराइटी ऑफ फॉस्फोजिन के है ना पॉलीमर्स आपको मिलेंगे, है ना, बहुत सारे अलग अलग बनाए जा सकते हैं यूजेस के अकॉर्डिंग। अब इसकी बात करते हैं, जो सेकंड पैराग्राफ लिखा है इसमें आपके यूजेस लिखे हुए हैं। यूजेस अपन थोड़ा देख लेते हैं। यूजेस इंक्लूड सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट बैटरीज। देखो ये जो यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। इंपॉर्टेंट यूज़ इसलिए है क्योंकि अभी इसका इतना चलन नहीं है ना, अभी अपन इतना यूज़ नहीं करते हैं सॉलिड बैटरीज़ को। बट सॉलिड बैटरीज़ बहुत ही फंक्शनल बैटरीज़ होती हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे अभी नॉर्मली अपन जो बैटरी यूज़ करते हैं, ये आपके इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपको या तो पेस्ट की फॉर्म में चाहिए, है ना, या तो पेस्ट होता है या फिर लिक्विड होता है। पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये कैसे मिलेंगे आपको, सॉलिड फेज में मिलेंगे, ठीक है ना। तो सॉलिड फेज की जो बैटरीज होती हैं उसमें अपन कौन सा फॉस्फोजिन को इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। एडवांस एलास्टोमर, इलास्टिक एट लो टेम्परेचर, है ना। एरोस्पेस एंड ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस टू हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट एंड ऑयल एंड फ्लेम रेजिस्टेंस। टेक्सटाइल, तो एरोस्पेस में इसका यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, रीज़न क्या है इसका, एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट एंड ऑयल एंड फ्लेम रेजिस्टेंस एंड टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है फ्लेम रेजिस्टेंस, है ना। मतलब ये क्या करता है आपके, मतलब होता क्या, देखो इसमें जनरल ये होता है, आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि जैसे कोई जनरल कोई कपड़ा होता है पहनने के लिए तो यूज़ नहीं होते हैं, पर जैसे कोई टेंट बनाना हो या कोई कैंप के लिए कोई कपड़ा यूज़ करना हो, तो बहुत सारे ऐसे आपको टेक्सटाइल मिलेंगे जो जलते नहीं हैं आसानी से। अब उसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो उस पर क्या करते हैं, कोटिंग चढ़ाते हैं। जो नॉर्मल अपना कॉटन होता है या नॉर्मल जो कंपाउंड अपने पास जो फाइबर वगैरह होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो उन पर क्या करते हैं, कोटिंग चढ़ाते हैं पॉलीफॉस्फोजिन की। बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल की कोटिंग होती है ना, बहुत ही पतली कोटिंग। ये कोटिंग क्या करती है, उसको जलने से बचा देती है। तो इस तरह के आपको यूजेस देखने को मिलेंगे किसके, पॉलीफॉस्फोजिन के। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अगर डिस्कशन करें अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर दे रखा है कि किस तरह से आपके पॉलीफॉस्फेन की प्रिपरेशन हो की जाती है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन हो रही है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, देन आपके पास अमोनिया है या फिर अमोनियम क्लोराइड है, इन दोनों की रिएक्शन होगी और इनकी रिएक्शन से आपके इस तरह का एक साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। जब इसको आप हीट करोगे इस साइक्लिक कंपाउंड को 110 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको इस तरह का क्या मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा, ये पॉलीमर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास क्लोरीन है, आर तो है नहीं, है ना, यहाँ पर आपको क्लोरीन देखने को मिल रहा है। अब इसको अलग अलग फेज़ में आप चेंज कर सकते हो, इसको अलग अलग फेज़ में आप चेंज, मतलब इस क्लोरीन को जो आप रिप्लेस किससे भी कर सकते हो, चाहो तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से करो, ऑर्गेनिक कंपोनेंट से करो, या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक से करो। इस टाइप से आप अलग अलग टाइप पे किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, आप अलग अलग पॉलीफॉस्फेजिन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो मेनली क्या बनाया था भाई, पहले इस तरह से बना लेते हैं, है ना, ये जो दिख रहा है आपको। फिर इसमें काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे दे भी रखा है, देखो यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक करना, जैसे ये सॉरी आपको ये करना है, OR लगाना है तो OR लगा दो, यहाँ पर NHR लगाना है तो NHR लगा दो, यहाँ पर आपको क्लोरीन और एल्काइल लगाना है ये लगा दो, और भी आप बहुत सारे चेंजेस इसमें कर सकते हो, है ना, जितने भी चाहे चेंजेस इसमें किए जा सकते हैं। तो ये इसका बेसिक मेथड है। तो अपन को ये ध्यान रखना भाई, पहले ये करेंगे, ये अपना मेन मेथड है। अब ये यहाँ पर दे रखा है जो, ये अपने काम का इतना नहीं है ना, ये एडवांस में चला जाता है। कैन ऑल्सो फंक्शनलाइज एज द PN प्रिस्क्राइब प्रायर द पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इस तरह से भी इसका पॉलीमराइजेशन हो सकता है, ये अलग तरह से थोड़ा सा पॉलीमराइजेशन दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर इसका ये मैकेनिज्म दे रखा है। तो इसका अभी डिस्कशन अपन नहीं करेंगे क्योंकि उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ सिलेबस में। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर बॉन्डिंग इन चेन, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके जो पॉलीफॉस्फेजिन होते हैं इनकी जो चेन होती है इसमें किस टाइप से बॉन्डिंग मिलेगी आपको। सिस एंड ट्रांस conformers exist and barrier to rotation about the PN bond is very small. However, the bonding in phosphorus is still not well understood, although theories has been discussed in 1960. Empirical observation of phosphorus do not exhibit alternating bond length, but the bond length in much less than a PN bond multiple bond character. This means hypervalent phosphorus 1 minute, ओके, इसमें
ओके देखो, तो इसका मतलब ये है, सिंपल सा है कि ऑब्जर्वेशन मतलब थोड़ा सा हम बॉन्ड को समझने की कोशिश करें तो पूरी तरह से तो अभी तो डिस्क्राइब नहीं है कि इसकी फॉस्फेन के अंदर बॉन्डिंग किस टाइप से मिलेगी आपको। हाँ, बट एक बात है कि इसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। अपन ने स्ट्रक्चर में पहले देख भी लिया कि मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर हैं, तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच के। तो ये इसकी बॉन्डिंग चेन की बात हो गई। अब थोड़े से अपन कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीफॉस्फेजीन्स आर नॉट कलर्ड एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो पॉलीफॉस्फेजीन आपके क्या करते हैं, पॉलीफॉस्फेजीन आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलीफॉस्फेजीन आर डू नॉट कलर्ड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन होता है इसके अंदर, इसलिए। ठीक है, ओरिजिनल डेवर प्रपोज द फॉस्फोरस 3d ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग गिव PNP आइसलैंड whenever n and pz to overlapping orbital। सो ये वाला जो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट लिख रखा है, ये भी आपको ध्यान में नहीं रखना है, यानी ये भी एडवांस के लिए है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि पॉलीफॉस्फेन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते और कलर्ड भी नहीं होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि इसमें एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन होता है। और यहाँ जो ये नीचे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ये क्या कर रखा है, ये एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन कर रखा है, पर ये अभी आपको समझना नहीं है। सो ये आपके पूरा जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर का जो चैप्टर है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है।